नमस्कार दोस्तों, दर्शन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं मदन कुमार आज आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी को मैं बेसिक से लूँगा, फिर आपके सारे टॉपिक क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा देखिएगा टॉपिक। आपको ज्योग्राफी जिसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं भूगोल, इसको आपको दो पार्ट में पढ़ने हैं, चाहे वो वर्ल्ड का हो या इंडिया का हो। एक को कहेंगे हम लोग फिजिकल भूगोल यानी भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में से वो भी विश्व का हो या भारत का, दोनों की बात करेंगे। और एक होगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, इसकी भी बात हम करेंगे, वो चाहे विश्व की बात हो और या फिर हो भारत की। तो भारत प्लस विश्व दोनों के परिप्रेक्ष्य में, यानी जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम में चीज़ें आती हैं, इन दोनों में से फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में से सारा का सारा हम लोग कवर करवाएंगे। देखिएगा, अब बात आती है यहाँ से कि इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल के जनक कहा जाता है, याद रखना, हिकेटियस को। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस है, ये याद ही रखना, ये चीज़ बिल्कुल। अब बात आती है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम ज्योग्राफा शब्द किसने दिया था। तो इसी को कोई ऐसे विद्वान हैं कि इसी वैज्ञानिक को कह देते कि ये फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो एक बात में क्लियर कर दे रहा हूँ, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस है, ये बात आप बिल्कुल मानिएगा। और दूसरा आपसे मैंने कहा कि ये चीज़ को पूछता कैसे है, तो सर्वप्रथम ज्योग्राफा शब्द किसने कहा था या किसने दिया था। अगर दिया था या कहा था तो वो थे इरेटस्थनीज, ये थे। और इसी को कोई विद्वान साथी हमारे इस वर्ग में जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से, वो कह देते थे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटस्थनीज हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार बिहार पीसीएस के एग्जाम में ये वाला आ चुका है कि सर्वप्रथम ज्योग्राफा शब्द किसने दिया था, इरेटस्थनीज, और फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है हिकेटियस को। और आधुनिक भूगोल के पिता जो कहा जाता है वो है हम्बोल्ट। मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता को कहा जाता है हम्बोल्ट। अब आपको यहाँ से भी पूछ सकता है कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसको याद रखना, पोलोडेरियस, इसके फादर हैं पोलोडेरियस, और इसके पिता हैं आपके मानव भूगोल के पिता को कहा जाता है ब्लास। ये बात आपको मैंने बता दी है, बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा और आपको पिता बता दिया है। अब आपको मैं यहाँ से पहला टॉपिक लेना चाहूँगा फिजिकल ज्योग्राफी में से, चाहे वो विश्व के सापेक्ष में भी बात करेंगे हम लोग और भारत के सापेक्ष में भी बात करेंगे, दोनों चर्चाएं करेंगे। और इसका एक पहला टॉपिक है ग्लोब में यानी पृथ्वी में पाई जाने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देख रहे होंगे आपने, टॉपिक आपका फिजिकल ज्योग्राफी में से आपको पहला पड़ गया। फिर इसके बाद में मैं आपको इसी टॉपिक से भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान और सरल भाषा में, आप ध्यान दीजिएगा। अक्षांश और देशांतर, तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि पृथ्वी के बीचों बीच होकर के रेखा एक गुजर रही है जिसका नाम है 0 डिग्री, यानी नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी का नाम है प्रधान अक्षांश रेखा। अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर लाइन, मेन लैटिट्यूड लाइन, इसे कहते हैं। ऊपर की तरफ है आपका, देखिएगा, इस रेखा के ऊपर तरफ है उत्तरी गोलार्ध और इस रेखा के नीचे तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब डिग्री सेम है। इस रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री, यानी डिग्रियां सेम है। तो क्वेश्चन फिर कैसे आएगा। यहाँ आपको रेखा का नाम आपके सामने दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक रेखा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक रेखा। इसको क्वेश्चन कैसे पूछता, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कहेगा 23.5 डिग्री एन में रेखा का नाम बताइए। तो एन का मतलब होता है नॉर्थ, यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो यानी यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे तो इस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा। सेम डिग्री अगर नीचे है तो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 23 इस रेखा का नाम है आपकी मकर रेखा। क्लियर है। और कभी कभी सीधी बात पूछ देता कि बताइए मकर रेखा किस गोलार्ध पर स्थित है, तो आपको बात पता लग गई हो कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। और ऐसे पूछ देगी कर्क रेखा या कर्क रेखा कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध पर है। सेम आपको ये बात आपको पता लग गई होगी। अब आप दूसरी बात देखिएगा,
अभी मैं इन रेखाओं से बहुत चीज़ें आपको कनेक्ट करवाऊंगा, देखते चलिएगा। बस इस बात को थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, यहाँ से रटने वाली कोई बात नहीं है। देखिएगा, अब बात आ जाती है कि महाद्वीपों का विस्तार। पृथ्वी में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, तो पूछ देता कि कौन कौन से महाद्वीप से मेन अक्षांश रेखा कौन कौन सी होकर गुजरती है, वो भी मैं बात करूंगा। एक आपकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, एक दूसरे रफली मैप पे आपको, ये मैंने कहा था हमारी 0 डिग्री है, मैंने कहा ये पृथ्वी का केंद्र है, मैंने कहा यहाँ पर 1 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका पृथ्वी का केंद्र के साथ जो एंगल है 1 डिग्री का बनेगा। तो पृथ्वी के साथ, चाहे इस ओर का भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो पृथ्वी के साथ केंद्र के साथ खींची गई कोणीय दूरी को, पृथ्वी के साथ खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। जितनी डिग्री की कोणीय होगा, यदि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, यहाँ पर आपका 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री, इस तरीके से यहाँ तक होता है 90 डिग्री, तो आपका ये बन जाता है 90 डिग्री। और यहाँ पर आपकी रेखा ना हो करके एक बिंदु का रूप ले लेती है रेखा, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस रेखा के बाद रेखा की लंबाई घटती चली जाती है, और पृथ्वी के इस भाग में आते आते ये ही रेखाएं एक पॉइंट के रूप में हो जाती हैं, यहाँ तक आते आते एक पॉइंट हो जाती हैं। यानी रेखा ना हो करके रेखा की लंबाई घटती जाती है और ध्रुवों तक आते आते, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के साथ में रेखा का ये देखिए एक ही पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैं बात करूँगा आपको। अभी ये आपकी परिभाषा हो गई कि पृथ्वी के केंद्र के साथ खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी में काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसी कोई भी रियल लाइन नहीं है, वास्तविक लाइन नहीं है, ये सभी की सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। आगे देखिए, अब आपको ये बात पता लग गई, तो इसमें पूछने की बात क्या है, इसमें समझने की बात क्या है, एग्जामिनर क्या कहेगा आपसे, कुल अक्षांश, आपसे कहेगा कुल अक्षांश, और दूसरा मेरे दोस्त कहेगा कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखा या रेखाएं। अब आपके अंतर देखिए, मैंने यहाँ लिखा कुल अक्षांश रेखाएं और यहाँ लिखा कुल अक्षांश, दोनों में अंतर है। अगर मैंने कहा था कुल अक्षांश रेखाएं और यहाँ है कुल अक्षांश, तो मैंने कहा था यहाँ तक पृथ्वी में मेन लाइनें हैं, तो यहाँ आपका आंसर होता है 90 + 90 डिग्री + 0 डिग्री इक्वल टू ये बनेगा आपको 181। तो कुल अक्षांश होती हैं 181। अब मैंने कहा है कुल अक्षांश रेखाएं, तो मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर 90 डिग्री पृथ्वी के साथ केंद्र के साथ खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जब यहाँ रेखा बिंदु के रूप में हो गई हैं इन ध्रुवों पर, इसका मतलब हो गया कि यहाँ रेखा को में से आपको 2 माइनस करने पड़ेंगे, यहाँ रेखाएं निकल के आ जाती है 179। तो कुल अक्षांश याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जामिनर पूछ देता है कि पृथ्वी में कुल अक्षांश और पृथ्वी में कुल अक्षांश रेखाएं, दोनों का आंसर अलग अलग है, मैंने बता दिया है। रेखा रहेगी तो 179, अक्षांश है तो आपकी 181। अब ये बात पता लग गई। अब आपको एग्जामिनर फिर यहाँ से आपसे टच करेगा कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो देख लो यहीं पर, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, या प्रधान अक्षांश रेखा का नाम है, सबसे बड़ी होती है। और जो सबसे बड़ी होगी यानी इसका सबसे बड़ा रेडियस है, यानी डायमीटर देख रहे हो, तो वो सबसे बड़े वृत्त का भी निर्माण करेगी। इसके बाद में पृथ्वी में छोटे छोटे वृत्त निर्माण होता है। तो अब आप बताइए, जब रेखाएं 179 है तो एग्जामिनर पूछता है पृथ्वी में वृत्तों की संख्या कितनी होती है। जितनी रेखाएं उतने वृत्त, तो वृत्तों की संख्या भी आप लोगों को याद रखना है, वृत्तों की संख्या भी यही होती है, जितनी रेखाएं उतनी वृत्त। तो सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण, तो महान वृत्त का निर्माण, महान वृत्त का निर्माण कौन सी रेखा करती है, एग्जामिनर पूछ लेता है, पूछ चुका है। तो महान वृत्त का निर्माण याद रखना है विषुवत रेखा करती है, यानी इक्वेटर लाइन करती है, यानी भूमध्य रेखा करती है, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कर देती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आगे की देखिएगा, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की बात देखिएगा, आगे का विषय अगर आपसे पूछे यहाँ से अक्षांश रेखाओं से, तो आगे की बात में आपको ये याद रखना है कि अगर मैं कहूँ क्रम से, ये मान लो 0 डिग्री है, तो 2 अक्षांश रेखाओं की क्रम से जो बीच की दूरी होती है, 2 अक्षांश कोई भी ले लो, या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, यहाँ से ऐसे 4, तो 2 क्रम से होनी चाहिए। दो अक्षांश रेखाओं की क्रम से जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। क्या होती है? 111 किलोमीटर। और इन्हीं के बीच के क्षेत्र को, यानी अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जोन,
क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है, या इसी को हम लोग कह देते हैं कटिबंध। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और इनके क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। पेटी भी कह देते हैं, वो दिक्कत नहीं है, वो आपको वायुदाब पेटियां में पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बता दूँ। तो याद रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और इनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध। ये बात आपको पता लग गई। अब आपको बात पता करते हैं कि कौन से महाद्वीप में से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है। महाद्वीप की चर्चा कर लेते हैं, यहीं से आपकी महाद्वीप की स्थिति पता लग जाएगी कि कौन सा महाद्वीप किस गोलार्ध में है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि इस रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और इस रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब आपको अगली हेडिंग लग जाएगी महाद्वीपों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं। महाद्वीपों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं, महाद्वीपों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, याद रखिएगा। तो याद रखने की मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान है, ध्यान देना है आपको। तो आपको पता है कि पृथ्वी में महाद्वीपों की संख्या 7 है, लेकिन मैं यहाँ आपको 6 ही लिखूंगा। एक है आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा है हमारा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है हमारा यूरोप और छठवां है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान देना है ट्रिक क्या रहेगी और इस ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको ये चीज़ सीखेगी और कितनी आसान हो जाएगी। पता लगाना है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी मेन अक्षांश रेखाएं होकर के गुजरती हैं, अफ्रीका से कौन, दक्षिण अमेरिका से कौन, यूरोप से कौन, ऑस्ट्रेलिया से कौन। 7 महाद्वीप मैंने लिखा 6, लेकिन एक जो लिखा आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, तो अंटार्कटिक महाद्वीप से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाला होकर गुजरता है। देखिएगा, मैं आपको ट्रिक लिखना, 3 बार आपको आम लिखना, आ और मैं, आ और मैं, आ और क्या है आपका मैं। 3 बार ही आपको कवि लिखना है और 3 बार कवि इस तरीके से लिखना है। एक बार आपका क ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, और एक कवि लिखते समय आपको ये ध्यान देते रहना है कि अगला कवि आपको इस फॉर्म में आएगा, बाकी आम को इस तरीके से रहना। कवि को देख लिया होगा, आपको समझा दे रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस ए का मतलब होता है आर्कटिक रेखा, इस क का मतलब है कर्क रेखा और वी का मतलब है विषुवत रेखा। यानी देख लिया होगा एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं। आर्कटिक रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। बात क्लियर है। अगली बात देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अगला है उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर, दक्षिणी अमेरिका से मकर और विषुवत, यूरोप से केवल और केवल आर्कटिक रेखा, ऑस्ट्रेलिया से केवल और केवल मकर रेखा होकर गुजरती है। एक बात ये पता चली कि इस महाद्वीप से ये है। दूसरी बात, इसी से क्या एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा कि एक कै आपका ये है, एक कै ये है, एक कै है, तो कहेगा कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से। दूसरा इसी तरीके से पूछ देता है कि विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा आपके निम्न महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 1, 2 और 3। तो आप देख रहे होगे एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे एग्जामिनर पूछने की कोशिश क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश करेगा कि बताइए कौन से महाद्वीप से विषुवत रेखा होकर नहीं गुजरती। तो आप देख रहे होगे एक तो ये है और बाकी आपके यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें से कोई एक विकल्प रख देगा, नहीं होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक से आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हो। एक बात आपको पता लग गई होगी कि इन रेखाओं से ये जब पता लग गया तो दूसरी स्थिति एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, दूसरी स्थिति आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी स्थिति क्या बनती है, वो ये बनती है महाद्वीपों का विस्तार पूछेगा कि कौन से महाद्वीप का विस्तार किस गोलार्ध में है। आपको इसी रेखा के माध्यम से सारा कुछ पता होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि एशिया ये है, तो ये आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा यानी विषुवत रेखा। यानी अगर मैं रफली एक ऐसे इमेज सोचो कि आर्कटिक से लेकर के कर्क और विषुवत रेखा तक महाद्वीप फैला है, अगर मैं यहां से यहां तक ऐसे करके विस्तार करूं तो मान लो ये हो गया हमारा एशिया हो गया। कौन सा हो गया, एशिया हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एशिया महाद्वीप का विस्तार केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में है। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका को मैं सोचूं कि अफ्रीका का कुछ फिगर इस तरीके का होगा, तो इसको देख लो।
मान लो अफ्रीका का विस्तार है मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। इसका मतलब ये कह रहा है कर्क, विषुवत और यहाँ मकर को ही टच करता है अफ्रीका। तो यहाँ से लेकर के ऐसे फैला होगा, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा। अफ्रीका हो गया, अफ्रीका। क्वेश्चन क्या हो गया, समझ गए होंगे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, दिए गए विकल्प में बताइए, जो दोनों गोलार्धों पर है। तो देखो अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये रहा दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है केवल इसी ट्रिक के माध्यम से। फिर आ जाता है उत्तरी अमेरिका, कौन से महाद्वीप में, कौन से गोलार्ध में है, तो ये है आ और ये है कै, यानी आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा। और आर्कटिक और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध की रेखा है। इसको हम लोग अगर यहाँ पर रफली ड्रॉ करेंगे तो आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा तक ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये होगा हमारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसी तरीके से एग्जामिनर पूछेगा दक्षिणी अमेरिका का विस्तार कैसे महाद्वीप गोलार्ध में है, मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, तो मकर रेखा विषुवत रेखा, यानी दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का विस्तार मकर रेखा और विषुवत रेखा तक है, यानी यहाँ तक है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब ऐसा फिगर नहीं है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। यूरोप, और यूरोप को कह रहा है आर्कटिक, तो यूरोप का विस्तार मतलब इसका मतलब यहाँ टच कर रहा होगा, ये यूरोप हो गया हमारा, ये यूरोप हो जाएगा, ये यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। अब कह रहा है बताइए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आगे लिखा है मैं, और मैं को नाम है मकर रेखा, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का केवल और केवल विस्तार मकर रेखा पर है। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो देख रहे होगे किसी भी महाद्वीप की स्थिति, और सातवां महाद्वीप होता है अंटार्कटिक, वो ये इस रेखा पर है, वो आपको ट्रिक में नहीं, वो आपको सीधा ही याद रखना है। समझ गए होगे, यह सब ट्रिक के माध्यम से, यानी इस चीज़ के माध्यम से आप 3 चीज़ें नहीं, 4 चीज़ें नहीं, समझ के मैं 10 चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी पर मैं केवल इतना ही अप्लाई कराऊंगा आपसे। तो ध्यान देना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना, ध्यान देना। अगर पूछे कि एशिया महाद्वीप का विस्तार किस गोलार्ध में, तो देख लो एशिया का विस्तार केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में, और रेखाएं कौन कौन सी पूछे तो आर्कटिक, कर्क और विषुवत। अफ्रीका का तो इसको घुमाने को पूछेगा, ऐसे महाद्वीप केवल एक महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों पर है, और उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। ये देख लो, रटने की जरूरत ही नहीं। मैं अभी जब आपको इस महाद्वीपों की संख्या पढ़ाऊंगा, महाद्वीप का विस्तार पढ़ाऊंगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो सारी बात वो अलग करूंगा, वो टॉपिक ही आपको अलग करके पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पहली बात स्थिति बताया है कि स्थिति क्या बनती है इनकी। स्थिति आप समझ गए होंगे, तो याद रखना, आपसे पूछने के तरीके मैंने बता दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात देखिए, अब अगली बात पूछ देता है एग्जामिनर कि कौन कौन से महाद्वीप से, ये बात पता लगने के बाद में महाद्वीपों की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अब आपको हम नदियों के सिस्टम पे ले चलते हैं। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो 3 रेखाओं को 2-2 बार काट देती हैं, और वो रेखाएं आपको सीधा सीधा सा याद रखना है। आपको क्या है, एग्जामिनर पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो याद रखना है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, काटने वाली नदी का नाम है माही। क्या नाम है, माही, और ये नदी भारत की है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत किस रेखा के बीचों बीच है, कर्क रेखा के बीच है। पता लग जाएगा, भारत की स्थिति में पढ़ाऊंगा क्योंकि भारत एशिया में स्थित है। दूसरा है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो, या इसी का दूसरा नाम है जायरे, या इसी का नाम कह देते हैं जायरे, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, यानी अफ्रीका महाद्वीप की है। तीसरी बात पूछेगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है, लिम्पोपो, ये नाम है, और ये नदी भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। समझ गए होंगे, यानी ऐसी 2-3 नदियां हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती माही, भारत की है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो है आपकी कांगो या जायरे, एक दोनों के नाम एक ही। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, यानी अफ्रीका की 2 नदियां हैं जो विषुवत रेखा और मकर रेखा को 2 बार इंटरसेक्ट करती हैं। आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन आपका विषय रहेगा, आपके लिए टॉपिक में दिए जा रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी के वह कौन से भाग हैं जहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। और दूसरी बात ध्यान से सुनना है आपको कि ये बताना है कि बताइए गुरुत्वीय त्वरण, ये लिख दे रहा हूँ मैं आपको, जी का मान, स्मॉल जी,
इसका मान पृथ्वी के किस भाग में सर्वाधिक होता है? इसका मान यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक पृथ्वी के कहाँ पर होता है या किस रेखा पर होता है, ये आपको बताना है। और दूसरा, पृथ्वी के कौन से वाले हिस्से पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, सारी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा देशांतर। आज के लिए इतना ही रहने देना है, आप इस चीज़ को समझ गए हो। आगे मैं बात करूँगा देशांतरों से बात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।